Hello, guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and this is the second part of our economics section, right? पहला पार्ट जो था वो मैंने आपको डिस्कस किया है अबाउट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ आरबीआई और भी कुछ बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो भी लेकर आऊँगा मैं एमसीक्यूज़ में। लेकिन ये पार्ट सेकंड जो है, इस पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई का रोल क्या है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक रोल ऑफ आरबीआई, बट हमें आरबीआई का हर एक पर्सपेक्ट को देखना पड़ेगा, उसके फैक्ट्स भी, उसका एक्ट भी, आरबीआई एक्ट जो है, राइट, उनके करेंसीज के बारे में, पहला आरबीआई गवर्नर कौन था, अभी प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आरबीआई गवर्नर कौन था, ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका रोल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और लाइक करो, राइट। अभी जल्दी करो आप लाइक इसको पहले, सभी जो जो इसको वॉच कर रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपको, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन रखना है। मैं अभी स्लोली जा रहा हूँ, आराम से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक को मैं पूरे डेप्थ में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक ब्रॉड है, अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव। ये प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ ट्रिपल एस के ज़रिए से, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट आपको रेगुलर वीडियोस मिलते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसमें डिफरेंट सोर्स से कंटेंट लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो एक ही पेज पे मैंने डाला हुआ है, एक ही सोर्स, बहुत सारे सोर्स से एक ही जगह पर डाला हुआ है मैं, दैट्स वाई ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इसी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आरबीआई के फंक्शन है कहीं पर भी नहीं, क्योंकि हर आपको जिस सोर्स से पढ़ोगे आपको मिल जाएगा हर एक पॉइंट इसी में। इसी को कॉपी करो रफ पे और याद करते जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है, दैट्स रोल। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। जो मेन फंक्शन है आरबीआई का, ये जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होता है, जो भी उन्होंने पैसा रखा होता है बैंक में, सपोज आपने पैसा डाला है, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख बैंक में रखा होता है। अब बैंक के पास तो आपने रखा है, डिपॉजिट किया है, लेकिन अब आप किस टाइम उसको निकालना चाहते हो, आपको कितना इंटरेस्ट आप उस पर मिलना चाहिए, आपका पैसा जो है वो सेफ रहना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब भी आप उसकी डिमांड करोगे, मतलब विड्रा करोगे पैसा, वो निकलना चाहिए जब भी आपकी ज़रूरत है। ये सारा जो है, इस सारा सिस्टम को कौन देखता है, वो देखता है आरबीआई, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जो बैंक्स होते हैं वो काम करते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो रहता है उन बैंक्स के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल रहता है। और आरबीआई जो होता है उसका मेन पर्पस जो रहता है कि वो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट जो होता है उस पर उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। उसने जिस पर्पस के लिए पैसा रखा है बैंक में, वो उसको सेफ रहना चाहिए उसके अंदर। Number first. Number second, it acts as a banker to the government, that is both central government and state government, implements country's monetary policy. सेकेंड फंक्शन ये है कि ये एक्ट कर रहा है एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। अब ये बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, वो प्रोवाइड उसको कौन करता है? वो इसको प्रोवाइड करते हैं, आरबीआई प्रोवाइड करता है, राइट। या स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा चाहिए होता है, उनको इन्वेस्ट करना होता है, उनको लोन्स प्रोवाइड कर, क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। ये सारा जो होता है ये कौन जनरेट करता है? ये इसको ये कौन करता है? ये आरबीआई करता है। तो दैट मीन्स बैंकर टू द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर कि आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, नंबर ऑप्शन सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर थर्ड, नंबर फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। तो नंबर थर्ड आएगा बोथ ए एंड बी, तो आपको टिक करना है बोथ ए एंड बी। और जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है कंट्री की, उनको भी इम्प्लीमेंट कौन करता है? आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज को भी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये हमारा एक अलग से टॉपिक है, इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। नंबर थर्ड फंक्शन की बात करेंगे हम, ये है इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एंड परफॉर्म वेरियस डेवलपमेंटल फंक्शंस। देखो, हमें पता है आईएमएफ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको आप बोलते हो, और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक।
तो हर कंट्री की यहाँ पर मेंबरशिप होती है, ठीक है। तो इंडिया की भी मेंबरशिप है IMF में भी और वर्ल्ड बैंक में भी। लेकिन RBI का रोल क्या रहता है यहाँ पर, ये एजेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एज एन एजेंट काम करता है, ठीक है। कहाँ पर, IMF में और वर्ल्ड बैंक में। और जो भी डेवलपमेंटल फंक्शंस होती है कंट्री की, उन सभी डेवलपमेंटल फंक्शंस को कौन देखता है, वो RBI ही देखता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है। नंबर 4 पे चलेंगे हम। RBI also handle the borrowing program of गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के borrowing programs होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ बोरो करना होगा, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी बोरो करना होगा, ठीक है, ये सारा कुछ हैंडल कौन करता है, ये RBI हैंडल करता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो होता है वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में लगता है, पॉलिसीज़ को बनाने में लगता है, और जो लेकिन जो बोरोइंग प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, सभी को हैंडल करता है RBI। नंबर 5 इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। 1949 में क्या हुआ था, मैंने आपको पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में बोला था 1949 RBI नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, ये पावर देता है RBI को टू रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, मतलब मनी मार्केट को रेगुलेट करना। बात समझ में आ रही है। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। सिर्फ और सिर्फ RBI जो होता है ये रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को, या मनी मार्केट को भी आप बोल सकते हो। ये पावर इसको कौन देता है, एक एक्ट जिसको बोला जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। आई होप यहां तक आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम। इट रेजेस लोन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बोथ from within and outside the country and manages the entire borrowing of the government, ठीक है। लोन को जनरेट करना, ठीक है, कंट्री से बाहर की बात करें या विद इन द कंट्री लोन को जनरेट करना, वो लोन जनरेट कौन करता है, वो RBI का जनरेट करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। और यही इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है डेट मैनेजमेंट फंक्शन। इस फंक्शन को नाम देते हैं डेट मैनेजमेंट फंक्शन। डेट मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब होता है जब RBI क्या करता है, लोन रेज करता है, जो भी बारविंग्स होती है गवर्नमेंट की उसको हैंडल करना, ठीक है, वो RBI रोल करता है अप्लाई। इसको नाम देते हैं डेट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ RBI। नंबर 7 इज ऑन 16 अक्टूबर 2016 में क्या हुआ है, 2016 में क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप PDMC। फिर से PDMC मतलब होता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, PDMC को, क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको RBI से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये भी मिल सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDMC। तो PDMC का मतलब पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। तो 16 अक्टूबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है किसको, PDMC को, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल को, एज एन एडवाइजरी बॉडी एंड वर्क विथ RBI टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट विथ द फंक्शन ऑफ RBI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PDMC को सेटअप किया हुआ है 2016 में एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे, जो कि काम किसके साथ करेगा, RBI के साथ काम करेगा। कौन काम करेगा RBI के साथ, PDMC। क्यों काम करेगा, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के फंक्शन, RBI के फंक्शंस में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या बना देंगे, एक एडवाइजरी बॉडी, और उसको नाम रखा गया पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। दिस सेल हैज़ बीन टास्क्ड, इस सेल को क्या काम दिया है, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दिस सेल हैज़ बीन टास्क्ड विथ प्लानिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट के बोरोइंग्स को प्लान करना कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है, ठीक है, वो सारी प्लानिंग जो होता है ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल देखता है, ठीक है। और बोरोइंग्स को कौन हैंडल करता है, वो हैंडल कौन करता है, वो करता है RBI। लेकिन प्लान कौन करता है उन गवर्नमेंट के बोरोइंग्स को, वो करता है PDMC, ठीक है। मार्केट बोरोइंग्स की बात करें या अदर बोरोइंग्स को, जो भी बोरोइंग्स होते हैं उनकी प्लानिंग जो होता है वो PDMC देखता है। Let's move to the next slide. RBI is the sole authority to issue currency in the country. करेंसी को इशू करना, जो भी हमारे पास करेंसी होती है उसको इशू करना, ठीक है, करेंसी को इशू करना, ये इस पूरी अथॉरिटी किसके पास है, RBI के पास, ना कि गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर, जिस पे आपको फोकस करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 2 रुपी नोट एंड एबो नोट्स
are printed by RBI and 1 rupee note and other coins are printed or minted by government of India, but on the behalf of but issued by the RBI on the behalf of government of India. इसका मतलब सुनो क्या है। जो 2 रुपी नोट है, नोट और उससे ज़्यादा टू से ज़्यादा 2, 3, 4 अप टू 10,000 नोट, ये सभी इन नोट्स को प्रिंट कौन करता है? RBI प्रिंट करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, जो 1 रुपी नोट है और जितने भी कॉइन्स हैं, 1 रुपी नोट और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, उनको प्रिंट कौन करता है? उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। अब ये जो 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है गवर्नमेंट तो प्रिंट करता है, लेकिन इसको इशू कौन करता है? इसको RBI इशू करता है। या इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? इसको RBI डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, राइट? ये यहां पर लिखा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI नेक्स्ट, RBI इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हाईलाइट करो इसको, 5 स्टार लगा लो इसको। 5 स्टार मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। हाँ, RBI इश्यूज करेंसी, किस बेसिस पे RBI करेंसी को इशू करता है? RBI करेंसी को इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखो गाइस, होता है क्या यहाँ पर, जब भी RBI करेंसी को इशू करता है, ये पहले एक बैकिंग रखता है। बैकिंग मतलब ये पहले रिजर्व करके रखता है, कुछ पैसा अपने पास रखता है, क्योंकि फिर जब क्राइसिस आती है, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसको फिर ये बाद में यूज़ करता है। उतना डीप हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब ये करेंसी को इशू करता है, ये करता है ऑन द बेस MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये कुछ अमाउंट जो होता है वो रिजर्व करके रखता है। अब कितना अमाउंट रिजर्व करके रखता है, ये हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना अमाउंट रिजर्व करें। विच अंडर विच इट कीप्स ए मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़। तो RBI कितना बैकअप रखता है? 200 करोड़। लेकिन ये 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ रुपीज नहीं रखता है, ये रखता है इसमें से 150 करोड़ अलग से, ठीक है, और बचा कितना? 50 करोड़ अलग से। ये 150 करोड़ का वर्थ जो होता है, ये गोल्ड के फॉर्म में है। 150 करोड़ का गोल्ड ये रखता है रिजर्व में, और 50 करोड़ का क्या रखता है? ये फॉरेन सिक्योरिटीज में। क्वेश्चन आएगा, फिर से फोकस करो यहाँ पर, क्वेश्चन आएगा कि RBI जो करेंसी को इश्यू करता है किस फॉर्म में? आपको बोलना है MRS सिस्टम में, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के फॉर्मेट में। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड आपको बोला जाएगा RBI जो है ये कितना मिनिमम बैकिंग कितना रखा इसने रखता है, आपको बोलना है 200 करोड़। बोला जाएगा कि इन 200 करोड़ में से गोल्ड का वर्थ कितना, आपको बोलना है 150 करोड़ का गोल्ड वर्थ है। फिर बोला जाएगा कि रिमेनिंग 50 करोड़ किस फॉर्मेट में है, आपको बोलना है ये फॉर्मेट जो है ये फॉरेन करेंसीज में क्या करके रखता है? रिजर्व रखता है। अब आगे चलते हैं। This minimum reserve system was set up in 1960s by replacing the proportion reserve system, under which government keeps a backing of 2/5 of gold and foreign securities and 3/5 of rupee coins. देखो मैंने बोला मिनिमम रिजर्व सिस्टम, राइट? मिनिमम रिजर्व सिस्टम मैंने बोला आपको, मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, 1960s में। लेकिन इससे पहले फिर क्या था? इससे पहले क्या था? इससे पहले था प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम को रिप्लेस किसने किया है? आपको बोलना है मिनिमम रिजर्व सिस्टम ने, ठीक है। और इस प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम में क्या होता था जो बिफोर 1960s में था, ठीक है, इसमें कितना रखा जाता था बैकिंग? इसमें रखा जाता था 2/5 गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज में, ठीक है। बचा कितना? 3/5 ये रखा जाता था रुपीज फॉर्म में, रुपी कॉइन्स के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म, रुपीज के फॉर्म में नहीं, इसमें पैसों के फॉर्म में नहीं, कॉइन्स के फॉर्म में रखा जाता था। याद रखना इसको, कॉइन्स के फॉर्म में रखा जाता था। 3/5 पार्ट जो बैकिंग होता है, और 2/5 जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। RBI इज ए बैंकर टू द बैंक्स एंड इज ए गार्डियन ऑफ मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। अब जो भी बैंक, देखो ये RBI है, राइट, और ये कोई भी बैंक ले लो, SBI ले लो,
ठीक है, तो जो भी बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई, जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है। अब आरबीआई क्या करता है, ये पैसा बैंकर टू द बैंक्स बैंक्स के लिए ये एज ए बैंकर का रोल करता है। दैट मीन्स ये जो भी पैसे चाहे होता है एसबीआई को, जो भी बाकी बैंक्स होते हैं, वो पैसा कहाँ से लेते हैं, उनको आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आरबीआई जो है इसको बोला जाता है इज ए गार्डियन, दैट्स एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आरबीआई को कि वो क्या रोल अप्लाई करता है, गार्डियन ऑफ मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर होता है, ठीक है, और मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है आरबीआई। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जैक्टली वैसे ही है आरबीआई एक्ट्स एज ए बैंकर टू द बैंक्स। ठीक, ये भी इसकी एक फंक्शन है। नंबर नेक्स्ट जो है इसकी फंक्शन, दैट इज आरबीआई RBI is a custodian of foreign exchange reserves of a country and enjoys the sole authority to manage the forex of the country। जो foreign exchange reserves होते हैं, जिनको बोलते हैं forex, foreign exchange रिजर्व जो होते हैं कंट्री का, उसकी सोल अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है एक कंट्री का, ये हमें समझना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है इंडिया का, कि अगर हम बात करेंगे इसमें कौन क्या क्या आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री, इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑफ हार्ड करेंसीज, इसमें हार्ड करेंसीज आती है कंट्रीज की। दूसरा, गोल्ड भी इसमें अंदर आ जाता है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो क्वेश्चन आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है, आपको बोलना एक तो हार्ड करेंसीज, जो भी आपके पास पैसा होता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड करेंसी, ये भी बताऊंगा मैं हार्ड करेंसी क्या होता है। एक तो हार्ड करेंसीज आती हैं, सेकंड आता है गोल्ड, थर्ड जो आता है स्पेशल ड्राइंग राइट। इन सबको मिलाकर क्या बनता है, फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। अब इसमें किसका कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन, अब यहां पर देखा जाता है, बोला जाता है कि मोर देन 95% जो है इस करेंसी में जितना भी अमाउंट है उसका मोर देन 95% किस में होता है, हार्ड करेंसीज के फॉर्मेट में, और बाकी रिमेनिंग 5% जो होता है वो गोल्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में होता है, किसमें, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर हार्ड करेंसी का मतलब क्या है। हार्ड करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है विच इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, जिसको हर जगह पर एक्सेप्ट किया जाता है, एंड कैन बी यूज्ड टू फिक्स एनी ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को फिक्स करने के लिए इस करेंसी का यूज किया जाता है, इस करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि हार्ड करेंसीज में कौन कौन सी करेंसी आती है, अगर आप देखो आपको पता होगा यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन एंड यूरोप्स यूरो, ये चार करेंसीज किसके अंदर आ जाती है, हार्ड करेंसी के अंदर आ जाती है, और ये हार्ड करेंसी हर जगह पर एक्सेप्टेबल है, हर जगह पर ट्रांजैक्शन को फिक्स करने के लिए इन करेंसीज का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ये क्या होता है, कुछ बैकग्राउंड हम जानेंगे पहले, सबसे पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों इसको बनाया गया है, क्या है ये एसडीआर। बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं 1960s में क्या हुआ था, 1960s में शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स, गोल्ड की शॉर्टेज भी हुई है, डॉलर्स की शॉर्टेज भी हुई है, हार्ड करेंसीज की शॉर्टेज हुई है पूरे वर्ल्ड में 1960s में। रीजन क्या था, क्यों डॉलर्स की शॉर्टेज हुई है, रीजन ये था कि उस टाइम यूएस का वार चल रहा था वियतनाम के साथ। ठीक है, यूएस का वार वियतनाम के साथ चल रहा था 1960s में, जिसकी वजह से डॉलर्स की शॉर्टेज जो है होने लगी है, जिसकी वजह से क्या हो गया, गोल्ड का भी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, और बाकी जितनी भी हार्ड करेंसीज हैं वो कम होती गई है। ठीक है, उनका फ्लो कम होता गया, उसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा मार्केट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ गोल्ड वाज कमिंग डाउन, गोल्ड का प्राइस जो है वो गिरता गया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम माइंस वाज बिकमिंग कॉस्टलियर, जो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते थे माइन से, उसको वो जो है वो कॉस्टलियर दिन ब दिन होता जा रहा था। यहाँ से क्या होता था, गोल्ड का प्राइस कम होता जाता था। अब जो ये जितने भी ऊपर से ये इश्यूज हैं, ऑल दिस collectively resulted in international liquidity crunch, या इसको बोल सकते हैं आप इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्राइसिस। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, डॉलर का गिरना या गोल्ड का प्राइस कम होना, या गोल्ड माइंस, जब हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं माइंस से, तो उसका जो है उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर बनता था वो, इसकी वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच
होने लगा। अब ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन कैश रिसोर्सेज आर इन शॉर्ट सप्लाई। जब हमारे पास मनी नहीं होता है, कैश फ्लो नहीं होता है, कैश रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम होते हैं और कैश की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी क्रंच। जब मनी फ्लो ही नहीं करता है मार्केट में तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स आर चार्ज्ड हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। जो भी लोन्स कंज्यूमर्स को मिलता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स लगाते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ये इसका इम्पैक्ट है, किसका, इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंज्यूमर्स के ऊपर, इसका इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन अगर आएगा कि आपको विद बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच या इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से क्या होता है, क्या कंज्यूमर्स पे जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको रिड्यूस किया जाता है या बढ़ाया जाता है। आपको बोलना है इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच या लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पे कंज्यूमर्स पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है आपको बोलना है, क्योंकि मनी की शॉर्टेज होती है और मनी का डिमांड यहाँ से ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ से सप्लाई जो होती है वो कम होती है। आई होप यहाँ तक इसको आपको समझ आया होगा। अब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता आगे, देयर वाज ए फियर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब पूरे वर्ल्ड को एक डर रहा था कि मनी सप्लाई नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है, इशू चल रहा है, तो डर रहने लगा अब कंट्रीज के अंदर कि उन्होंने क्या बोला, देयर वाज ए फियर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कमिंग टू स्टिल स्टैंड ए सिचुएशन और कंडीशन इन विच देयर इज नो मूवमेंट और एक्टिविटी एट ऑल। जब क्या हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड क्या हो गया, उसके साथ वर्ल्ड ट्रेड होना स्टॉप हो गया। अब ट्रेड जो है उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था जिस हिसाब से पहले हो रहा था, क्योंकि मनी फ्लो नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होने लगा, कंट्रीज को डर लगा। अब कंट्रीज ने बोला कुछ सोल्यूशन तो निकालना है इसके लिए, चलो मनी फ्लो तो नहीं है लेकिन कोई तो हल तो निकालना है। अब वो देखो सोल्यूशन क्या निकाला गया, सोल्यूशन निकाला गया, कंट्रीज डिसाइडेड टू क्रिएट ए नोशनल करेंसी। कंट्रीज ने बोला कि हम एक करेंसी को क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, और इंडिया के पास है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी में उसने उसको रखा है। जब भी कुछ इंटरनेशनल क्राइसिस होता है तो उसको वो यूज कर सकते हैं। जब भी हमारे पास डिफिसिट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल डिफिसिट हमारे पास होता है तो हम उस करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। अब उस नोशनल करेंसी जो है इसको अलॉट किया जाता है, हर कंट्री को अलॉट किया जाता है इस नोशनल करेंसी को, किस बेसिस पे कि कितना कोटा है एक कंट्री का आईएमएफ में। जितना ज़्यादा कोटा होता है आईएमएफ में उस हिसाब से उसका जो है इस करेंसी को प्रोवाइड किया जाता है, विच वॉज अलॉटेड ऑन द बेस ऑफ कोटा ऑफ ए कंट्री विद आईएमएफ। जितना ज़्यादा कोटा होगा आईएमएफ में उतना ज़्यादा उस करेंसी को प्रोवाइड किया जाता है उस कंट्री के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसी करेंसी को नाम रखा गया है एसडीआर। क्वेश्चन आएगा कि फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर, आपको बोलना है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स आया कहाँ से, 1960s में इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, वर्ल्ड ट्रेड स्टॉप हो चुका था, पूरा स्टिल स्टैंड था, ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको हल करने के लिए हमें एक करेंसी निकालने हैं और उस करेंसी को नाम रखा गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और क्वेश्चन आप देखोगे जब मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा वहां पर क्वेश्चन आया हुआ है, एक एग्जाम में बोला गया है एसडी पेपर गोल्ड इज आल्सो कॉल्ड एज, पेपर गोल्ड का दूसरा नाम बोलो, पेपर गोल्ड क्या है, आपको बोलना है पेपर गोल्ड का ही मतलब होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आल्सो कॉल्ड एज पेपर गोल्ड। जहां पर मैं पॉइंट रिपीट करूंगा ना बार बार, ये समझो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको यहां पर ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्री कैन सेटल इट्स ट्रेड डेफिसिट यूजिंग एसडीआर। अगर कंट्री का ट्रेड डेफिसिट होता है, अगर कोई कंट्री इसका ट्रेड डेफिसिट है तो वो इस एसडीआर का यूज करके उस डेफिसिट को कम कर सकता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, मतलब अगर इंडिया की बात करेंगे वो बाहर से चीजों को ज्यादा मंगवा रहा है, बाहर से चीजों को ला रहा है इंडिया में और उन चीजों के बदले क्या दिया जाता है, पैसे यहाँ से दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब इंडिया यहां से चीजों को बेच रहा है और बाहर की कंट्रीज उसको पैसा देते हैं, तो वैसी सिचुएशन यहां पर नहीं है, यहां पर इंडिया में इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट से। जब देखा जाता है इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, जब देखा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो क्या होता है ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। और उस ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप इस एसडीआर का यूज कर सकते हैं। अब मैं इस पे फोकस ज्यादा क्यों करूंगी, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि एसडीआर, क्या हम एसडीआर को ट्रेड डेफिसिट
के लिए यूज कर सकते हैं। अगर एक कंट्री का ट्रेड डिफिसिट है, क्या वो एसडीआर का यूज कर सकते हैं ट्रेड डिफिसिट के टाइम? आप बोल सकते हैं यस, ट्रेड डिफिसिट के टाइम पे कंट्री एसडीआर का यूज कर सकते हैं। क्या बोला जाएगा कि एसडीआर जो है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है? आपको बोलना यस, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है। एक तो है हार्ड करेंसीज, और क्या है, गोल्ड है, और उसके साथ क्या है, एसडीआर भी है। अब आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एसडीआर कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, ये करेंसी, नोशनल करेंसी कैसे बनी। ठीक है, राइट। तो यहां पर हमने देखा है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फंक्शन जो है आरबीआई का, नेक्स्ट रोल जो है आरबीआई का, वो है आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब ये होता है, मींस व्हेन एनी बैंक फेल्स टू गेट फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स, देन दे कैन ऑलवेज फॉल बैक टू आरबीआई। मैंने एक एग्जांपल लिया, आईसीआईसी बैंक रूमर 2012। देखो, बोला जाता है जब भी बैंक फेल हो जाता है, बैंक में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बैंक में फंड्स नहीं है, बैंक में डिपॉजिट नहीं है, जो भी डिपॉजिट था वो लोगों ने निकाला है, अब बैंक जो है ऑन द वर्ज ऑफ क्लोज, खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है, तो बैंक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई को बोलता है मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको वापस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उस टाइम आरबीआई क्या करता है, हेल्प करता है बैंक्स को डूबने से। ठीक है, तो आरबीआई जो भी उनको पैसे चाहिए होता है, आरबीआई उसको प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है, जो भी होता है, लेकिन आरबीआई उसको उस टाइम बचाता है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको इस लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या। देखो, 2012 में एक क्राइसिस हुआ था, र्यूमर हुआ था, सॉरी क्राइसिस नहीं बोल सकते, र्यूमर हुआ था आईसीआईसी बैंक के रिलेटेड। तो आईसीआईसी, ये बोला गया है कि जो भी कस्टमर जिन्होंने भी डिपॉजिट रखा था पैसा आईसीआईसी बैंक में, अब ये बात फैल गई है कि आईसीआईसी बैंक जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और ये बैंक जो है ये कुछ मतलब ये बोल सकते हैं कि ये बंद होने वाला है। सपोज अगर आपके बैंक में, जे के बैंक में, जम्मू कश्मीर बैंक के किसी, आप पैसे रखते हो, आपका अकाउंट है, आपके पैसे हैं वहां पर, किसी के 10 लाख, किसी के 12 लाख, जितना भी अमाउंट है, ठीक है, आप डिपॉजिटर हो, आप कस्टमर हो, तो ये रूमर होगा कि बैंक जो है, जेके बैंक, वो बंद होने वाला है। ठीक है, आप क्या करोगे, जेके बैंक अगर बंद होने वाला है या फ्रॉड है ये, तो आप क्या करोगे, आप टेंशन में आ जाओगे, टेंस हो जाओगे। क्यों टेंस हो जाओगे, आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो यही रूमर हुआ था, तो लोग जल्दी जल्दी आ गए और क्या करने, अपने अकाउंट से पैसे निकालने, विड्रा करने लगे। जब बैंक से पैसा विड्रा किया जाता तो बैंक के पास कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, अब सपोज बैंक के पास सपोज 100 करोड़ था डिपॉजिट। अब जो भी डिपॉजिटर्स आ गए, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बैंक के पास पैसा ही नहीं है बराबर 100 करोड़, जो भी इसके पास डिपॉजिट था, बैंक ने इसको लोन पे दे दिया, सपोज 30 करोड़ लोन पे दे दिया। ठीक है, अब वो जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्या देगा, सपोज क्राइसिस के टाइम पे, तो लोग चाहते हैं कि हमारा हमारा पैसा जो है वो वापस मिल जाए। ठीक है, लेकिन आरबीआई के पास 30 करोड़ कम है, क्योंकि उसने ये लोन पे दिया। अब जो लोन पे दिया वो रिकवर होगा 10 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी। उसी टाइम तो नहीं बैंक बोलेगा कस्टमर को, जिसको लोन दिया है, बारोवर को, कि अब हमें लोन जो है, आप जो भी लोन हमने प्रोवाइड किया वो हमें वापस चाहिए। वो कहाँ से लाएगा उस टाइम। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, तो ये 10 साल के बाद प्रोवाइड करना। अब ये जो इसको कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ 30 करोड़ का, करोड़ की शॉर्टेज जो होती है, अब इसके पास, इसको तो डिपॉजिटर को प्रोवाइड करना ही करना है, डिपॉजिटर तो मानेगा नहीं। तो आईसीआईसी बैंक ने क्या किया, इसने क्या किया, किसकी हेल्प ली है, आरबीआई की हेल्प ली है। और इसने आरबीआई को बोला है, ये सिचुएशन है क्योंकि न्यूज़ में आया हुआ था कि आईसीआईसी, तो आरबीआई ने इसको ये पैसा प्रोवाइड किया हुआ है, तो आरबीआई ने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को ये पैसा प्रोवाइड किया। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आरबीआई नहीं होता तो डिपॉजिटर्स क्या करते, तो वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, अगर आपको याद होगा, जो मैंने पहला फंक्शन, सबसे फर्स्ट वाला फंक्शन रोल बोला मैंने आरबीआई का, मैंने बोला आरबीआई क्या करता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो यहाँ पर डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट को उसने प्रोटेक्ट किया है। मतलब ये, जो भी डिपॉजिटर्स ने पैसा रखा था बैंक में, ठीक है, अब आरबीआई ने क्या किया है, आईसीआईसी बैंक को पैसा दिया है, और उस आईसीआईसी बैंक ने अपने जो है डिपॉजिटर्स को वो पैसा लौट दिया है। फिर ये र्यूमर ही था, बट मैं एक कंडीशन, ये सिचुएशन ऐसी हुई थी, अगर आरबीआई नहीं होता तो क्या होता, बैंक के पास पैसा ही नहीं था। जब बैंक के पास पैसा ही नहीं था, जो उसने लोन पे दिया था, तो डिपॉजिटर्स जो होते हैं, या जो हाँ, डिपॉजिटर्स जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं था जिसको विड्रा करते। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई का मेन रोल रहता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। और ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है, आईसीआईसी बैंक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बगैर आरबीआई की हेल्प से। राइट, ये आई होप समझ आया होगा।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चंस मतलब हमेशा ये सोच के चलो आप, इस यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आरबीआई लाइक एनी अदर सेंट्रल बैंक controls credit, that is loan given by commercial banks to various sectors of the economy. RBI controls the credit by adopting two kinds of credit control measures as follows. देखो, जैसे बाकी बैंक्स होते हैं, बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं, इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, चाइना में भी सेंट्रल बैंक है, यूएस में भी सेंट्रल बैंक है, तो हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया के पास सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई। जब भी कोई बैंक, ठीक है, एसबीआई की बात करिए आप, करो बात, जो भी जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, वो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बारवर्स लोन ले लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, अब कितना लोन उनको देना है, उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है, ठीक है, ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है, ये सारा कुछ कंट्रोल आरबीआई ही डिसाइड करता है, कि वो बोलता है कि किस रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करना है। अगर सपोज कंडीशन ले लो, देखो, अगर ये बैंक है, सपोज एसबीआई बैंक है, ये कंज्यूमर कस्टमर्स को लोन देता है, ए को भी, बी को भी, सी को भी, ठीक है, इसको ये लोन देता है सपोज 10% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर्सन बी आता है या पर्सन ए ही आ जाएगा, इसको देता है 15% पे, इसको देता है 20% पे, ठीक है। जब इसने 10% पे लोन दिया हुआ है, तो ये कम इंटरेस्ट रेट है, यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यहां पर इंटरेस्ट रेट इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसके पास सबसे कम इंटरेस्ट रेट, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेगा। ये बोलेगा नहीं, मैं ज़्यादा लोन ले लेता हूँ, क्यों, इस पर इंटरेस्ट रेट कम है, अगर मैं 1 लाख लेता हूँ, इस पर 10% या 10,000 ही मुझे देना है, तो कोई मसला नहीं, मैं ये दे सकता हूँ। तो इसके पास ज़्यादा पैसा आ गया। जब कस्टमर ए के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो ये क्या करेगा, इस मनी को ये स्पेंड करेगा मार्केट में, ये गाड़ी खरीद सकता है, ये घर बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मार्केट में जो वो पहले नहीं खरीद पा रहा था, अब ये उस चीज़ को खरीदेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा। जो 5 रुपए का चीज़ खरीदता, अब वो बोल रहा है कि मुझे अगर 10 रुपए में मिलेगा मैं खरीद लूंगा, क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा है। जब पैसा ज़्यादा आएगा इसमें, मार्केट में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी प्राइस जो है चीज़ों का बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने डिमांड किया, इसके पास पैसा ज़्यादा है, जो कि इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा एसबीआई को कि आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, आप 10 से 20 में लेकर जाओ। अब जो उसको पहले 10% पे मिलता था, अब यही लोन इसको मिल रहा है 20% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। इसको कितना, अब 1 लाख के बाद 1 लाख के साथ इसको पहले 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, अब इसको 20,000। मुझे बोलो, ये कि जो 20% इंटरेस्ट रेट लगाया है एसबीआई ने, क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेंगे या कम कम लोन ले लेंगे? लोग जो है वो कम लोन लेना स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है इसके बदले हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। अब इसके पास कम पैसा आएगा पर्सन सी के पास, अब ये क्या करेगा, जो ये पहले खरीदा था अब वो नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या होने लगा, मार्केट में जो है प्राइसेस जो है, प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस जो है वो कम होता गया। इसका मतलब आरबीआई जो है पूरा कंट्रोल करता है कि किस तरीके से हमें इन्फ्लेशन को लेकर जाना है, ऊपर कितना जाना है, और कंट्रोल भी कैसे करना है, ये सारा जो है ये आरबीआई देखता है। इसी को बोला जाता है आरबीआई लाइक एनी अदर सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट, दैट्स लोन गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब ऐसे बैंक्स होते हैं जो प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाया जाता है, टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट, आरबीआई इसी लोन को कंट्रोल कैसे करता है, दो तरीके हैं आरबीआई के पास जिसकी वजह से ये उस क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नंबर फर्स्ट इज द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, और नंबर सेकंड हमारे पास है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। और यहां पर क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर। जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर जो है, इसमें आपने सुना होगा CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। आपने सुना होगा रिपो रेट, आपने सुना होगा नाम रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, रिवर्स रिपो रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ये सभी जो है ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है। और इसमें से क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट जो है
CRR कितना है, SLR कितना है, बैंक रेट कितना है, ठीक है, रिवर्स रिपो रेट कितना है, रिवर्स रिपो रेट इसकी परसेंटेज कितना रेट है, किस रेट पे दिया जाता है, जो भी है ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप उसको मिस नहीं करना होगा क्योंकि ये सारा कुछ लिंक है। और क्वालिटेटिव मेजर जैसे होता है, मॉरल सुएजन होता है हमारे पास, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है बैंक्स के जरिए से, RBI के जरिए से बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये भी हम देखेंगे और क्वांटिटेटिव मेजर्स को भी हम देखेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट पे एक और चीज़, नेक्स्ट लेक्चर जो आ जाएगा वो क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स और क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स, और इसका जो फोर्थ पार्ट आएगा वो आ जाएगा कंप्लीट MCQs 20 से 25 MCQ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे 100%। आपको किसी और सोर्स से पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है RBI का रोल क्या है। कुछ फैक्ट्स और है, फैक्ट्स याद रखना आसान होता है, वो फैक्ट्स को भी लेकर आऊंगा, जो फैक्ट्स बनते जाएंगे इंपॉर्टेंट वो भी मैं लेकर आऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अभी अभी आप वॉच कर रहे हो इसको लाइक करते जाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट्स में लिखा करो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और कौन कौन से कैसा आपको लग रहा है ये वीडियो, क्या ये आपको हेल्प कर रहा है किसी सेंस से या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं ये कंप्लीट करूंगा पूरा RBI, उसके बाद मैं बोलूंगा आपको कहाँ से ये पढ़ना है। एक तो इस नोट्स को तो पढ़ोगे, आपको उतारना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा एक और चीज़ आपको कहाँ से पढ़ना है इस चीज़ को, वो रिवाइज के लिए होगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं यहाँ पर हम मिस भी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल तो है नहीं कि हर एक पॉइंट यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे, उस PDF को जो भी होगा उसमें आप ढूंढोगे, ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो आपको मिल गया यहाँ पर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये लगेगा नहीं, एक तो आपने वीडियो लेक्चर्स भी वॉच किया है और दूसरा ये कि कुछ एक्स्ट्रा सोर्स भी पढ़ा है जो आपको हेल्पफुल रहेगा। इवन कि ये जो नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखा है, ये डिफरेंट सोर्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है, बट स्टिल आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप और भी देख सकते हो क्योंकि आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते हो। जब टॉपिक पढ़ोगे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।